यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप वाइज एक के बाद दूसरा चरण क्या होगा जब इसकी लॉन्चिंग होगी, और यहाँ हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय जबकि ये लॉन्चिंग होगी रियल टाइम उसके साथ साथ हम आपको ये दिखाएंगे ताकि वहां पर क्या घट रहा है यहाँ एनिमेशन के जरिए हू बहू आप उसको समझते जाएं। ऐसे काउंटर शुरू होगा 4, 3, 2, 1, 0 और उसके साथ शुरू हो जाएंगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर। दोनों तरफ लगे हुए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे। बीचों बीच जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो काम नहीं करेगा और एक खास ऑल्टीट्यूड में जाकर वो काम करना शुरू करेगा, खास हाइट पर। अभी जब हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ेंगे तो आपको और प्रिसाइसली बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे घटेगा। ये देखिए दोनों तरफ जुड़े हुए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यहाँ काम कर रहे होंगे जैसे इसको लॉन्च किया जाएगा, और फिर एक खास दूरी और खास ऊंचाई पर जाकर खास समय के बाद ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स काम करना शुरू रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों अलग होंगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर, और बीच में L110 ये लिक्विड फ्यूल पर काम करने वाला रॉकेट शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले वैज्ञानिक और मेहमान आपको ये बताएंगे कि ये किस तरीके से होगा, ये क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। ये जो अलग होते हुए आप देख रहे हैं ये असल में एरोडायनेमिक बनाने के लिए इस पूरे मॉड्यूल को यहाँ पर जो ये कवर होता है ये अलग होगा एक खास हाइट पर, और उसमें आप देख रहे हैं अभी बीचों बीच ये जो काम कर रहा है लिक्विड रॉकेट वाला फ्यूल, ये लिक्विड फ्यूल वाला रॉकेट ये अभी काम कर रहा है। और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ये भी अलग होगा, और उसके बाद ये जो क्रायोजेनिक इंजन का जो ग्रे एरिया ऊपर देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर आपको एक येलो चमकता हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो असल में लैंडर रोवर मॉड्यूल है। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन, ये क्रायोजेनिक इंजन आगे की ये देखिए अब ये जो लिक्विड फ्यूल वाला रॉकेट है वो अलग हुआ, और ये जो ग्रे क्रायोजेनिक इंजन आपको दिखाई दे रहा है वो उसको आगे की तरफ लेकर जाता रहेगा, और फिर एक खास ऑल्टीट्यूड में जाकर एक खास हाइट में जाकर ये अलग करेगा खुद को। ये देखिए आप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अब ये होंगे इसमें केवल लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, लैंडर और रोवर, ये पूरा ये इंटीग्रेटेड यूनिट जो है इसमें आप देख रहे हैं इसमें लैंडर मॉड्यूल जिसको LM कहा जा रहा है, और साथ में रोवर उसके अंदर होगा, और इसको प्रोपल्शन मॉड्यूल आगे की तरफ लेकर जाएगा। और फिर क्या शुरू होगा ये देखिए आप, इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ पहले ये चक्कर लगाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये देखिए आप ये एक दीर्घवृत्ताकार जो इसकी ऑर्बिट है उसमें ये चक्कर लगा रहा होगा। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। सबसे दूर वाले हिस्से को इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको ओपोजी कहते हैं, और इसमें सबसे करीब वाला हिस्सा जो है उसको पेरिजी कहते हैं। इसमें चक्कर लगाते 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 खास दूरी के बाद ये देखिए आप यहाँ पर चंद्रमा की तरफ अब आप देख रहे हैं ये आ गया। अब चंद्रमा में ये एलिप्टिकल चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यहाँ दीर्घवृत्ताकार चक्कर अब यहाँ लग रहे होंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये धीरे 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 एक सर्कुलर ऑर्बिट को पकड़ लेगा चंद्रमा के पास। सर्कुलर ऑर्बिट को पकड़ने के बाद वहां पर जाकर इसका जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है PM ये खुद को अलग करेगा, और उसके बाद ये लैंडर नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। यही वो चुनौती वाली जगह है जहां जाकर पिछली बार चंद्रयान 2 में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो जो साइट थी लैंडिंग साइट उसको छोटा डिटरमाइन किया गया था। उसकी जो उसका जो वर्गाकार जगह जो चंद्रमा के ऊपर लैंड करने के लिए चिन्हित की गई थी वो छोटी थी, लिहाजा वहां पर लैंड करने में इसको समस्या हुई। लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो ये सुनिश्चित किया जाएगा, और लैंडिंग हो जाने के बाद यूं उससे आप देखेंगे ये निकलेगा रोवर, और रोवर वहां जाकर फिर वो काम करना शुरू करेगा जिसके लिए उसको वहां भेजा गया है। वहां से वो जानकारियां भेजना शुरू करेगा जिसके लिए वहां भेजा गया। उसके लिए उसमें खास तरीके के पेलोड्स लगाए गए हैं। वो पेलोड्स आपको बताएंगे कि चंद्रमा के भीतर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहां पर, और वो एलिमेंट्स का पता कैसे किया जाता है, किस किस तरीके के पृथ्वी में पाए जाने वाले जो तमाम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं जो आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, क्या उससे मिलते जुलते वैसे ही एलिमेंट्स हैं वहां, या कोई नया एलिमेंट पता चलता है, क्या क्या वहां पाया जाता है, ये पता करेंगे ये पेलोड। और ये पेलोड अलग अलग तरीके के काम वहां पर जाकर करेंगे, और ये 14 से 15 दिन धरती के हिसाब से वहां इनकी जिंदगी रहेगी, इनका काम रहेगा। वहां के मिशन में इनका जो टारगेट है वो 14-15 दिन, जो कि लूनर डे 1 लूनर डे 14-15 दिन धरती के
दिवस के हिसाब से, दिनों के हिसाब से वहां इनका जीवन रहेगा, काम रहेगा। और उसके बाद वो जानकारियां हिंदुस्तान के पास होंगी जो बस चंद मुल्कों के पास आज तक हैं, और बल्कि साउथ पोल में तो आज तक कोई नहीं गया। तो यहां से वो जानकारियां मिलेंगी जो दुनिया के लिए पहली बार होंगी, और पहली बार दुनिया ये जानेगी कि ये चांद में, साउथ पोल में कौन से वो राज हैं जिसके बारे में आज तक पता नहीं था हमें। उसके बाद स्पेस के संदर्भ में हमारे सामने नए पहलू उपस्थित होंगे। यकीन मानिए, ये जो होने वाला है वो नया कीर्तिमान होने वाला है। भारत चंद्रमा के विज्ञान के अनसुलझे पहलू सुलझाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों को लक्ष्य चंद्रमा, उनका जो लक्ष्य है वो चंद्रमा की सतह पर ये लैंडर पहले सॉफ्ट लैंड कर जाए। एक तो टारगेट ये है, इस बार कोई चूक ना हो, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में यही एक गुंजाइश रह गई थी। सफलता की 100% गारंटी हो, इसको लेकर तमाम तरह के जो ड्रिल्स किए जाने चाहिए, तमाम तरह के जो चेक और रीचेक किए जाने चाहिए, वो सब कुछ किए गए हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हिंदुस्तान का अभियान, चांद पर चला चंद्रयान, फौलादे विक्रम और प्रज्ञान, मिशन चांद का फुल प्रूफ प्लान। चंद्रयान 3 की चमक, चांद पर इंडिया की धमक। चंद्रयान 3 होगा कामयाब, पूरा होगा देश का ख्वाब। दुनिया के सुपर पावर्स की निगाहें आज हिंदुस्तान पर हैं। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। भारत का सबसे भरोसेमंद और अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। अपने सफर की शुरुआत के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की चारों तरफ मौजूद कक्षा में पहुंचेगा और इसके बाद अगले 1 महीने में धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और अनुमानित समय पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार मिशन को तकनीकी स्तर पर काफी अपडेट किया गया है। 2019 में चंद्रयान 2 आंशिक सफलता हासिल कर पाया था। क्रैश लैंडिंग की वो कसक आज भी है, इसलिए इस दफा 100% कामयाबी की पुख्ता प्लानिंग है। इसके लिए बीते 4 साल में इसरो ने बैक टू बैक कई परीक्षण किए, जिससे चंद्रयान 3 हर संभावित चुनौती से निपटने में सक्षम बन चुका है। आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण
और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। चंद्रयान 3 के सक्सेस रेट को 100% बनाने के लिए स्पेस सेंटर में चंद्रमा की सतह की तरह टेस्ट किए गए। लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से गिराकर जांचा गया। साथ ही कोल्ड सिमुलेशन तकनीक भी परखी गई। इसमें ईंधन टैंक की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि प्राइमरी लैंडिंग में अगर कोई दिक्कत आई तो लैंडर दूसरी साइड पर लैंडिंग कर सके और इसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल का इंतजाम रहे। चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है जो लैंडिंग में मदद करेगा। चांद की सतह को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर में 6 पहिए लगाए गए हैं जो पहले के मुकाबले 50% ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए गए ताकि गलत दिशा में भी लैंड हो तो भी लैंडर को सूर्य की किरणें मिलती रहें और पावर जनरेशन होता रहे। आपको याद दिला दें कि यह वही इलाका है जहां मिशन चंद्रयान 1 के दौरान मून इंपैक्ट प्रोब छोड़ा गया था और इसरो ने चांद पर पानी होने का पता लगाया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग भी यहीं हुई थी। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के लिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना बेहद जरूरी है ताकि रोवर से लैंडर, लैंडर से ऑर्बिटर और ऑर्बिटर से इसरो तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आसानी से मिलती रहे। लैंडिंग के बाद रोवर चांद की सतह पर तापमान, वहां की मिट्टी और वातावरण की जानकारी जुटाएगा। साथ ही चांद के साउथ पोल की सतह पर मौजूद तत्व और गैस भी ढूंढेगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के मुकाबले इस बार के मिशन में अंतर की बात करें तो चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलोग्राम था जबकि चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम था। इस बार चंद्रयान 3 का वजन चंद्रयान 2 के ही करीब है यानी 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 1 312 दिन तक चांद के मिशन पर था और इसने 3400 बार चांद के चक्कर लगाए थे जबकि चंद्रयान 2 को 1 साल के मिशन के टारगेट के साथ लॉन्च किया गया था। लेकिन क्रैश लैंडिंग की वजह से ये मिशन अधूरा रह गया। इस बार चंद्रयान 3 24 से 25 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। चांद के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने अपने मिशन पर अगस्त 2009 तक काम किया लेकिन बाद में इसरो का चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया। लेकिन 2017 में फिर से चंद्रयान 1 का पता लगा और इसी के बाद भारत के जरिए दुनिया को चांद पर बर्फ की मौजूदगी का पता लगा। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की फुल प्रूफ प्लानिंग है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला भारत पहला देश भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये इवेंट पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरीके का उत्सव है। आइए आप सब भी इस उत्सव में शामिल होइए। आपको सबसे पहले इस उत्सव में ले चलता हूं गौरव के पास जो कि मौजूद है यहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर में और उनके पास हम चल सकते हैं। हमारे संवाददाता, हालांकि उनको हमारी आवाज थोड़ी डिफर्ड जाएगी तो वो जब जवाब आएगा उनका तो थोड़ा इंतजार के साथ आएगा, लेकिन ये इंतजार आज वर्थ डूइंग इट है। गौरव, आप उस लम्हे के वहां मौजूद होकर साक्षी बनने वाले हैं। पहले तो इस बात की बधाई आपको। और वहां पर चल क्या रहा है इस बारे में जल्दी से हमको अपडेट कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों का स्वागत है दुनिया के बेस्ट स्पेस पोर्ट कहे जाने वाले सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पर। और श्रीहरिकोटा वो जगह है जिसको खास तौर पर चुना जाता है यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि ये एक मजबूत चट्टानों पर मौजूद जमीन है जो कि भारत के पूर्वी तट पर मौजूद है। और चूंकि भारत जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो ऐसे में
ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी किसी भी रॉकेट को मिले। ऐसे में यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च हैं वो किए जाते हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो मीडिया एंट्री है वो मीडिया सेंटर की तरफ हमें मिल जाएगी। लेकिन दर्शकों को मैं सबसे पीछे अपने कुछ प्रोटोटाइप्स दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर आपको चंद्रयान 2 का प्रोटोटाइप दिखेगा, GSLV SK3 जो यहाँ पर लगा हुआ है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर की बात बता दूं तो इस वक्त जो इंजन है उसके फ्यूलिंग का काम हो रहा है। इंजन के फ्यूलिंग का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। आई एम सॉरी गौरव, वो आपके लिए नहीं था, मैं पीसीआर को कह रहा था कि इसको फुल फ्रेम दिखाएं। यू प्लीज कंटिन्यू विद योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपके पास आता हूं, तब तक मैं ये बता दूं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके घोष यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कई बार उनसे बातचीत करने का सौभाग्य हुआ है और कमाल की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती हैं। डॉक्टर देबू दत्ता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं इसरो के, और उनके साथ बात करना आज कमाल का होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। संदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक है और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और उनके साथ आज बहुत सारी उत्कंठाएं और उत्सुकताएं जिनका जवाब लेने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं। और इसके अलावा मुस्कान मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं और स्पेस इंडिया से जुड़ी हुई हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ये पूरी फ्रेटर्निटी जो कि अंतरिक्ष के रहस्यों को पता करना चाहती है, अंतरिक्ष से दुनिया के संदर्भ में क्या पता चलता है और दुनिया में रहते हुए अंतरिक्ष के बारे में क्या पता चलता है, ये दोनों तरफ का कौतूहल जो है, ये जो बिरादरी समझने जानने की कोशिश में लगी रहती है, उनमें से एक है। उनसे भी बात करना आज सौभाग्य। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज ये जो उत्सव हिंदुस्तान मनाने वाला है चंद्रयान 3 के लिए, जो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट चंद्रयान 3, चांद पर जय हो, ये दुआएं जो हमारी हैं, इस सब में आप सब भी हमारे साथ इस सफर के साथी हैं। तो बहुत कमाल का सफर ये रहने वाला है। इस चंद्रयान 3 के सफर के पहले के चैलेंजेस और इस बार चंद्रयान के सफर को आसान बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसकी तरफ हम आपको ले चलेंगे। एक बार फिर से गौरव के पास जानने की कोशिश करते हैं। गौरव, ये जो प्रोटोटाइप्स आप दिखा रहे थे, क्या ये एग्जैक्टली वैसे हैं? क्या ये रेप्लिका है उसका, आज वो रॉकेट जो चंद्रयान को ऊपर लेकर उड़ने वाला है? बिल्कुल दिनेश, ये रेप्लिका है और एक बार मैं फिर तस्वीर दिखा देना चाहूंगा। जब तक सतीश धवन स्पेस सेंटर में एंट्री नहीं होती उस वक्त तक के लिए आप इन प्रोटोटाइप्स को निहार सकते हैं। इसके अलावा एक विजिटर गैलरी भी यहाँ से काफी दूरी पर बनी है। लेकिन आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको GSLV, इसके अलावा PSLV और GSLV MK3 जो पूरा एक प्रोटोटाइप है चंद्रयान 2 का, आप उसे देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा एक चंद्रयान 2 जिस तरीके से गया था, लगभग मिलता जुलता, जिसे आप रेप्लिका हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो यहाँ पर बना हुआ है। और आम लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी संख्या, काफी ज्यादा स्कूली बच्चे जो हैं वो एक विजिटर गैलरी में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके अलावा तेलंगाना और चेन्नई से भी बहुत लोग आए हैं। और एक बाकायदा विजिटर गैलरी जो है वो थोड़ी दूरी पर बनाई गई है। लेकिन हम सभी को पता है कि जहां से रॉकेट लॉन्च होता है उसके तकरीबन 2 किलोमीटर तक किसी भी तरह की मानवीय जीवन की उपस्थिति नहीं रखी जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो वहां से निकलती है और ऐसे में संभव नहीं होता है कि वहां पर किसी को रोका जाए। लेकिन फिलहाल फ्यूलिंग का काम जो है वो अंदर चल रहा है और तकरीबन 3 घंटे पहले तक जो ये फ्यूलिंग का काम जो है पूरा होता है। और वैज्ञानिकों की जो पूरी टीम है इसरो की वो मौजूद है। इसरो के जो चेयरमैन हैं सोमनाथ, वो अंदर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान के साथ आस्था को जो संगम होता है, सोमनाथ जो कि चेयरमैन है, उनकी टीम ने न सिर्फ इसके पहले तिरुपति में जाकर मंदिरों के दर्शन किए, तमाम जगहों पर आशीर्वाद लिए, संतों का आशीर्वाद लिए। तो इस तरह आस्था और विज्ञान का संगम, जहां पर हम दुनिया के उन सबसे ताकतवर और अग्रणी देशों में हैं जिसकी स्पेस की ताकत जो है दुनिया देखती है और मानती है। और इस श्रीहरिकोटा में, जिसे कि स्पेस पोर्ट कहा जाता है, यहां पर जो भारत में इसरो का दूसरा लॉन्च पैड है, उस दूसरे नंबर के लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 को 2:35 पर जाना है। और तकरीबन 16 मिनट तक जब वो रॉकेट इस पूरे प्रोपल्शन मॉड्यूल को लेकर जाएगा, उसके बाद वो उससे अलग हो जाएगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने आगे की यात्रा करेगा, यानी कि वो पृथ्वी के चक्कर काटेगा और फिर चंद्रमा की ओर जाएगा। लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं गौरव, और आपका वहां से जुड़ा होना इस पूरी इंफॉर्मेशन में और वैल्यू एडिशन करने वाला है। आपके पास हम लौटते हैं गौरव, कमाल की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और वहां जो गैलरी बनाई गई है, वहां पर दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए पहुंचे हैं। आप याद कीजिए, जब हम छोटे होते हैं, और जो अभी जो बचपन के फेज में होंगे वो तो ये बता ही सकते हैं
कितना मजा आता है जब किसी बॉटल में रॉकेट रखकर आप उसमें आग लगाते हैं। तो रॉकेट को लेकर जो ये मानवीय जिज्ञासा, ये जो उसकी दिलचस्पी है, ये बचपन से ही होती है और बड़े होने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। और आज तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, और देबुदत्ता मिश्रा आपके साथ में शुरू करना चाहता हूं। आप इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं कि एग्जाम के पहले बहुत नर्वसनेस होती है अक्सर उन विद्यार्थियों को भी जो बहुत पढ़ाई कर चुके होते हैं, कई बार रिवाइज कर चुके होते हैं बुक को, वो भी नर्वस होते हैं। क्या वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी भी नर्वस है या उत्साहित है? एक्चुअली आप कितना भी प्रिपेयर एग्जाम के लिए किए होंगे, सो व्हाट यू सेड करेक्टली, बिफोर एग्जाम, जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स और बिफोर फ्यू सेकेंड्स ऑफ द एग्जाम, आप में वो क्या बोलते हैं, वो लास्ट मिनट बटरफ्लाई कंफ्यूजन तो रहता है कि और एक बार पढ़ लेना चाहिए, शायद हो सकता है सम क्वेश्चंस आपको लगा होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल सिंड्रोम, राइट। जैसे हमने घर में ताला डाले हैं, फिर भी आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस हमें लगता है कि अरे एक बार और चेक कर लेना चाहिए था कि ठीक तरह से हमने लॉक डाला कि नहीं। सो ऑल दी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मिशंस, दो इट इज फुल प्रूफ एंड वी डू a lot of simulations on computer, and as 1:1 by simulating the exact environment. For example, this Chandrayaan 2, 3, we have chosen a place in देबुदत्ता सर, मैं जानता हूं आप स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं वो हिंदी में और बहुत सरल भाषा में आपसे चीजें समझना चाहते हैं। प्लीज आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो हमने वहां पे इसको बहुत बार टेस्ट किया है, लैंडर को एंड ऑल द अदर सबसिस्टम, जो भी बाकी सबसिस्टम सभी है, पुर्जा है, बट कहीं ना कहीं नर्वसनेस या मैं बोल सकता हूँ एंजाइटी या एंजियसनेस। तो जो आपने ये जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई है कि एंशियस होता है, वैज्ञानिक समुदाय भी होता है, सब कुछ चेक और फिर रीचेक करने के बाद, और क्योंकि साइंस तो आप जानते हैं 2 × 2 = 4 होता है, उसमें कुछ और गुंजाइश होती नहीं है, उसके बावजूद इसमें एंजाइटी रहती है। मैं जरा ये बात समझना चाहूंगा पीके घोष सर से भी। पीके घोष सर से नेवी के संदर्भ में भी कई बार चर्चा हुई है और स्पेस के रहस्यों को लेकर तो हम बातचीत करते ही रहते हैं। सर, ये मौका कितना बड़ा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है, अगर हमारे दर्शकों को बता पाए? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण क्षण है भारत के लिए, खाली वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, क्योंकि अगर ये लैंड करता है मून के साउथ पोल में, पहली बात यह है कि वहां पर अभी तक और लैंडिंग्स नहीं हुई हैं। ज्यादातर जो लैंडिंग हुई हैं वो मून के इक्वेटर के आसपास इर्द गिर्द हुई हैं। तो ये एक सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम चौथे देश होंगे जो हम वहां पर लैंडिंग करेंगे। तो अभी आप सोचिए कि हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कितना हमारे में क्षमता है टेक्नोलॉजी दिखाने की पूरे संसार को, ये हमारा डंका बजेगा। ये यहाँ से मैं बात को आगे ले चलता हूँ। ये जो बात बताई जा रही है कि सिर्फ ये चौथा देश ऐसा होगा जो चंद्रमा में जाकर लैंड कर रहा है, और वो भी उस जगह पर, साउथ पोल में तो अभी तक कोई गया ही नहीं है। साउथ पोल लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई, जरा ये भी समझते हैं संदीप भट्टाचार्य साहब से। संदीप भट्टाचार्य, हर बार ये कहा जा रहा है साउथ पोल में ये विक्रम लैंडर होता। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। साउथ पोल ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ये विक्रम लैंडर जो है ये साउथ पोल में एग्जैक्टली नहीं उतरने वाला है। ये करीब 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर उतरने वाला है। तो साउथ पोल के करीब। साउथ पोल के करीब के कारण ये है कि वहां पर चंद्रमा पर आम तौर पर जब दिन के समय होता है वहां पर टेम्परेचर करीब 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, और रात के समय वो उतना ही नीचे चला जाता है, करीब -174 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। तो दिन की गर्मी में किसी भी यंत्र के लिए करने के लिए ऐसे मुश्किल भरी एनवायरनमेंट होता है। तो अब आप अगर पोल के तरफ, जितना पोल के नजदीक जाएंगे वहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। तो राइट सर, सिग्नल्स में कुछ व्यवधान आ रहा है, मैं बोलता हूं कि ये दुरुस्त किया जाए, स्मूथ किया जाए। यहाँ देखिए, धरती से सिग्नल आने में ये समस्याएं होती हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुश्किल काम लेकर चंद्रयान वहां पर जा रहा है। मैं इसको प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी से भी समझना चाहता हूं। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप, या आप इस बार पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सब कुछ स्मूथ होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चंद्रयान 3 जो कि सफल होने जा रही है,
और उसमें नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का सहयोग भारत को मिला है। लेकिन भारत विश्व में इस अग्रणी स्थान को अपने लिए चिन्हित करने जा रहा है, स्क्रॉडिंगर बेसिन, जो दक्षिणी ध्रुव है, और वहाँ पर भारत सबसे पहले एक ऐसे जगह पर उसको चिन्हित किया गया है पहले से ही इसरो के सहायता से, और उसमें हम लोगों का भी सहयोग रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हम लोगों ने उस जगह को चिन्हित करने में इसरो का सहायता किया है कि कहाँ पर वो रोवर की लैंडिंग हो, क्योंकि जब रोवर की लैंडिंग है और इस बार तो वो साइट बड़ी कर दी गई है, बड़ी कर दी गई है, क्योंकि वो करीब जो क्रेटर होता है ना, क्रेटर दो तरह के होते हैं चंद्रमा में, खास करके जो दक्षिणी ध्रुव में, जिसको स्क्रॉडिंगर बेसिन भी कहा जाता है। तो वहां पर एक तो होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन और दूसरा होता है मेटेओराइट इम्पैक्ट। जैसे आपने धरती में भी देखा होगा कि जो मेटेओराइट जो धरती से टकराती है वो गड्ढा बन जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा होता है, अंटार्कटिका में काफी ज्यादा होता है। लेकिन वहां पर भी चंद्रमा में भी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो मेटेओराइट इम्पैक्ट होते हैं तो वहां पर काफी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और उसका जो साइज है वो कई बार जो है 250 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, जो कि इसके जो रोवर के उतरने के लिए बिल्कुल समुचित माना जाता है। तो इसमें 4 जगहों को चिन्हित किया गया था, हम लोगों ने उसको एनालिसिस करके किया था। तो उसमें जीरो इन किया एक साइड पे, उसमें जीरो इन किया था एक साइड पर, उस पर आज भी इसरो के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उसकी डेटा के एनालिसिस करके। सर, मुस्कान जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुस्कान जी, चेहरे पर मुस्कान है आपके, या थोड़ा बटरफ्लाइज आप भी महसूस कर रही हैं? और आप इस पूरे इवेंट को एज एन एस्ट्रोनॉमर आप कितनी दिलचस्पी से देख रही हैं? सर, सबसे पहली बात धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सेकेंडली सर, बटरफ्लाइज तो ऑफ कोर्स आज सारे इंडियंस के पेट में ही होगी, क्योंकि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये हमारे इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है सर कि यस, दिस इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल, जस्ट लाइक सेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इसरो। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं पूरी कंफर्मेशन होगी कि यस, ये चंद्रयान 3 लैंड होगा डेफिनेटली सर। चलिए, मैं तो अभी से बधाई दूंगा आपको, आप सबको, इस बिरादरी को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को, क्योंकि ये हम पूरे धरतीवासियों के लिए चंद्रमा के रहस्यों को, उसकी पहेली को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और सब, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया इस बारे में प्रार्थना करेगी कि ये मिशन कामयाब हो।